पिछले सप्ताह दिवंगत मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के हेट स्पीच पर एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला आया, 2 साल की सजा। मार्च 2022 के एक चुनावी सभा में सरकारी अधिकारियों को यह बोल देना कि सरकार बदलने दो, 6 महीने तक किसी अधिकारी कर्मचारी का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होता, सबका पहले हिसाब किताब होगा, हेट स्पीच की श्रेणी में आता है। मुस्लिम औरतों को कब्र से निकालकर बलात्कार करने की बात कहना, क्या यह हेट स्पीच नहीं है? भरे मंच से नारा लगाना, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, क्या यह हेट स्पीच नहीं है? बीजेपी विधायक विजय शाह द्वारा भारतीय सेना की मुस्लिम महिला कर्नल को पाकिस्तानी आतंकवादियों की बहन कहना, क्या यह हेट स्पीच नहीं है? भारतीय सेना और सैनिक प्रधानमंत्री जी के चरणों में नतमस्तक है, क्या यह हेट स्पीच नहीं है? गाय काटना तुम्हारा धर्म है, तुम्हें काटना हमारा धर्म है, क्या यह हेट स्पीच नहीं है? यह एक ऐसा भारत है जहां एक देश, एक संविधान, एक कानून की बात करना सिर्फ अब ख्वाब रह गया है। क्या यह भारत की न्याय व्यवस्था पर धब्बा नहीं है? गाजीपुर के सीजीएम डॉक्टर केपी सिंह के आदेश के बाद छुट्टी के दिन सचिवालय खोलकर उनकी विधानसभा सदस्यता छीन ली। तो हमें यह मान लेना चाहिए ये देश अब संविधान से नहीं, अब मनुस्मृति से न्याय दे रहा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। पिछले सप्ताह दिवंगत मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के हेट स्पीच पर एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला आया, 2 साल की सजा। उन्हें हेट स्पीच के लिए दोषी पाया गया। जरा देखते हैं वो हेट स्पीच क्या है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा, उन्होंने कहा कि हम भैया से कहेंगे अधिकारियों का ट्रांसफ़र नहीं होगा, हिसाब किताब होगा। हिसाब किताब के मायने बहुत लगाए जाते हैं। जितने भी जिम्मेदार पद पर जिले में अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं, टेंडर ठेका में तमाम घोटाला करते हैं, ऑडिट करते हैं, तो हिसाब किताब का मतलब उनके घोटाले की जांच करना भी हो सकता है। हिसाब किताब का मतलब दूसरा कुछ भी हो सकता है। तो दोनों में जगह में बहुत विरोधाभास है। माननीय न्यायालय पर कोई कमेंट नहीं किया जा सकता। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि लोअर कोर्ट में जज को विशेषाधिकार है, वो स्व विवेक से सजा देता है, उनका अपना अधिकार होता है। जैसा कि राहुल गांधी को सजा हुई, फिर आनन फानन में उनकी सांसद निरस्त कर दी गई, बंगला खाली करा दिया गया। उसी तरह देखा जाए तो अब्बास अंसारी के मामले में आनन फानन में तुरंत सदस्यता रद्द कर दी गई, छुट्टी के दिन सचिवालय खोला गया। हेट स्पीच का पैमाना अगर अब्बास अंसारी का ये भाषण है, तो हेट स्पीच का पैमाना में फिर ये क्या है? गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। मुस्लिम औरतों को कब्र से निकालकर बलात्कार करने की बात कहना, क्या यह हेट स्पीच नहीं है? भरे मंच से नारा लगाना, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, क्या यह हेट स्पीच नहीं है? बीजेपी विधायक विजय शाह द्वारा भारतीय सेना की मुस्लिम महिला कर्नल को पाकिस्तानी आतंकवादियों की बहन कहना, क्या यह हेट स्पीच नहीं है? भारतीय सेना और सैनिक प्रधानमंत्री जी के चरणों में नतमस्तक है, क्या यह हेट स्पीच नहीं है? कांग्रेस की विधवा माँ, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड लड़की सड़क पर खड़े होकर अचार बेचेगी तो ज़्यादा बिक्री होगी, इस तरह के दर्जनों बयान, क्या हेट स्पीच नहीं है? गाय काटना तुम्हारा धर्म है, तुम्हें काटना हमारा धर्म है, क्या यह हेट स्पीच नहीं है?
बीजेपी विधायक नंद किशोर द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को धमकी देना, क्या यह हेट स्पीच नहीं है? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में रोजाना 50,000 गाय कट रही है, जिसका पैसा अफसर खाते हैं। अपने सरकार पर बिना सबूत के आरोप लगाना, क्या यह हेट स्पीच नहीं है? एक मुर्गा बेचने वाले गरीब मुसलमान को बीजेपी विधायक द्वारा ये कहना कि भागे तो साले गोली मार देंगे, क्या यह हेट स्पीच नहीं है? दिल्ली में दंगों की धमकी देने वाला बीजेपी विधायक कपिल मिश्रा का यह हेट स्पीच नहीं सुनाई देता? मार्च 2022 के एक चुनावी सभा में सरकारी अधिकारियों को यह बोल देना कि सरकार बदलने दो, 6 महीने तक किसी अधिकारी कर्मचारी का ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होता, सबका पहले हिसाब किताब होगा, हेट स्पीच की श्रेणी में आता है। धन्य है हमारी न्याय व्यवस्था, शुक्र है कि अब्बास अंसारी को उम्र कैद की सज़ा नहीं हुई। यह भारत है, यह एक ऐसा भारत है जहां एक देश, एक संविधान, एक कानून की बात करना सिर्फ अब ख्वाब रह गया है। पूरा देश जानता है, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने 2020 में सार्वजनिक मंच से नारा लगाया था कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। यह नारा स्पष्ट रूप से उकसावे वाली हेट स्पीच थी, जिसका सीधा असर दिल्ली में सांप्रदायिक दंगों में भी देखा गया। इसके बावजूद उनके खिलाफ कोई ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, न ही किसी अदालत से स्पष्ट संदेश मिला कि नफरत फैलाने वालों को सजा दी जाएगी। क्या यह भारत की न्याय व्यवस्था पर धब्बा नहीं है? दूसरी ओर सुभाषपा के विधायक अब्बास अंसारी पर महज यह आरोप लगा देना कि वह एक मंच से सरकार बनने के बाद पुलिस अफसरों से हिसाब किताब की बात करेंगे, तो इसे हेट स्पीच घोषित कर दिया गया। क्योंकि एक बात तो तय है, सरकार जैसे कहती है वैसे डीएम एसपी करते हैं, इसीलिए सरकार बदलने के बाद डीएम एसपी सरकार का बहुत टैग लेके काम करते हैं, उन्हें साइड लाइन कर दिया जाता है। न्यायालय द्वारा एक संगठित साजिश के तहत उन्हें तो दोषी करार दे दिया गया। यह एक सामान्य प्रक्रिया है। एमपी एमएलए कोर्ट के जज जो है, एक तरफा बीजेपी के पक्ष में ही फैसला देते नजर आ रहे हैं। या क्या व्यवहार है, ये समझ में नहीं आ रहा है। इतना ही नहीं, गाजीपुर के सीजीएम डॉक्टर केपी सिंह के आदेश के बाद छुट्टी के दिन सचिवालय खोलकर उनकी विधानसभा सदस्यता छीन ली गई। भारतीय न्यायपालिका में जाति वर्ग के अधिकांश लोगों का वर्चस्व होने के कारण क्या अब न्याय पाना मुश्किल हो गया है? यह दोहरा मापदंड आखिर कब तक चलेगा? क्या भारत की न्यायपालिका अब निष्पक्ष संस्था न होकर सत्ताधारी दल के हितों की रक्षा करने का एक औजार बन चुकी है? क्या मुस्लिम समाज और विपक्ष के नेताओं को टारगेट करने का ये तरीका आगे भी जारी रहेगा? अगर अनुराग ठाकुर का जहर भरा नारा हेट स्पीच नहीं है और अब्बास अंसारी की बात देशद्रोह है, तो हमें यह मान लेना चाहिए ये देश अब संविधान से नहीं, अब मनुस्मृति से न्याय दे रहा है। जब तक सत्ता में बैठे लोगों को कानून से ऊपर रखा जाएगा और धर्म विशेष को चुन चुन कर निशाना बनाया जाएगा, तब तक सबके लिए एक देश, एक संविधान, एक कानून की बात करना महज एक जुमला ही साबित होगा। दोस्तों, अपनी बात समाप्त करने से पहले सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस आदमी हर जगह से निराश होकर न्यायालय में जाता है। जैसा कि एक मूवी में आपने देखा, जाली LLB 2 में जज साहब बोलते हैं, जब आदमी सब जगह से निराश होता है तो न्यायालय में न्याय मांगने आता है। उसको लगता है कि जज साहब मुझे न्याय देंगे। उस समय जज जो है निश्चित रूप से धरती के भगवान के रूप में वो कुर्सी पर बैठते हैं। दंड विधान ही समाज में न्याय की व्यवस्था को स्थापित करता है और दंड विधान ही समाज में न्यायिक संतुलन को बढ़ावा देता है। दंड विधान ही समाज में सामाजिक सद्भाव को ही बढ़ावा देता है कि लोग कानून से डरते हैं, पुलिस से डरते हैं कि अपराध करेंगे तो जेल जाएंगे। लेकिन लगातार
माननीय न्यायालय द्वारा ऐसे ऐसे फैसले दिए गए हैं कि न चाहने पर भी अंदर ही अंदर आदमी बहुत कुछ अपने में अपने भगवान से कुछ सवाल जवाब करता है कि हे जज साहब, आपको भगवान की संज्ञा दी गई है तो कृपया कर दोनों आँखों से देखिए। एक आँख से देखने वाले को न्यायप्रिय नहीं कहा जाता। नमो बुद्धाय। जय संविधान।